साल 1966। तब देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। एक ऐसा अकाल जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए। लोग एक एक मुट्ठी अनाज को तरसने लगे थे और कई जगहों पर तो लोग एक दूसरे को मार कर खाने लगे थे। एक गांव था माधवपुर। जब पूरे देश में अकाल फैला था तो माधवपुर भला इसकी चपेट से कैसे बच पाता। कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार और संपन्न लोगों से खुशहाल माधवपुर के लोग अकाल के समय में दाने दाने को तरसने लगे। कुछ समय तक तो जैसे तैसे गांव के लोगों का पेट भरा, लेकिन 1965 और 1966 दोनों ही साल लगातार अकाल पड़ा। इस वजह से गांव में अनाज की पैदावार ना के बराबर थी। लोगों के पास जो बचा खुचा अनाज था वही खा रहे थे। धीरे धीरे करके पहले गरीब तबके के लोग और फिर गांव में रहने वाले समृद्ध लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। अगल बगल के गांव में भी अकाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। वो ऐसा समय था जब ना तो मोबाइल था न टेलीफोन। एक दूसरे की खबर लेने में भी महीनों का समय लग जाता था। माधवपुर गांव के मुखिया के यहाँ मनोहरपुर गांव के रहने वाले भुवन ने अपनी बहन का ब्याह किया था। इधर बहुत दिनों से उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिली थी। वो तो गनीमत थी कि भुवन के गांव में अभी तक खाने भर का अनाज बचा हुआ था, इसलिए भुवन और उसका परिवार सुरक्षित थे। पर उसे अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। उसने कई खत लिखे, पर उसकी बहन की तरफ से किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। हार कर एक दिन भुवन ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन के घर ही हो आऊं, और ये निश्चय करके वो अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो जाता है। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते में पड़ता था। रात के समय जब भुवन ट्रेन से माधवपुर स्टेशन पर उतरा तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। एक बार तो स्टेशन पर उतरते ही भुवन के शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। उसने देखा कि सारा स्टेशन वीरान पड़ा है, मानो वो किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी शमशान में उतर गया हो। कहीं भी एक भी परिंदा नजर नहीं आ रहा था। भुवन का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। उसे लगा कि कहीं अकाल की चपेट में उसकी बहन का गांव माधवपुर भी तो नहीं आ गया। फिर भी वो हिम्मत करके स्टेशन के बाहर निकला। बाहर भी घुप अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं भी रोशनी की एक किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी। मन में डर और घबराहट के साथ भुवन माधवपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे या तो दुनिया खत्म हो गई है या चिरागों को रोशन करने वाले। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे माधवपुर के घर दिखाई देने लगे। पर आश्चर्य की बात कि जहां पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था, स्टेशन के बाहर भी किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। वहीं माधवपुर का हर घर रोशन था। इसका मतलब ये था कि माधवपुर में अभी भी सब लोग सुरक्षित थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए भुवन अपनी बहन के घर के रास्ते पर आगे बढ़ा और चलता हुआ बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी। तुमने बहुत देर कर दी आने में भैया, सब खत्म हो गया है सब। पर भुवन इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसकी बहन ने उसे बिठाया और घर के सभी लोगों से मिलाया।
ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों की आंखें शून्य को निहार रही थीं। वो बातें कर रहे थे पर भुवन के साथ होकर भी उसके साथ नहीं थे। कुछ समय बात करने के बाद उसकी बहन ने कहा, तुम इतनी रात गए आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी भैया, खाना खा लो। और वो उसके लिए खाना निकालने लगी। उसकी बहन के घर के बाहर एक नींबू का पेड़ था। भुवन बरामदे में बैठ गया और उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। जाने क्यों, पर सब उसे घूर कर ललचाई नजरों से देख रहे थे। भुवन की बहन ने उसके सामने खाने की थाली रख दी, सिर्फ रोटी और नमक। अकाल के समय में थाली में सब्जी की कल्पना करना बेवकूफ़ी थी। ये सब समझते हुए भुवन ने कहा, एक नींबू ही ला दो, मैं नमक और नींबू से खा लूँगा। जैसे ही भुवन ने नींबू तोड़ने की बात की, उसकी बहन ने बरामदे में बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और बरामदे के बाहर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ लिया और भाई की थाली में रख दिया। भुवन को तो मानो काटो तो खून नहीं, जैसे एक ही बार में उसके शरीर का सारा खून सूख गया। उसने पलटकर अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी और हड्डियां बाहर निकल आई थीं। वो भुवन को खा जाने वाली नजरों से देखती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी भुवन की ओर लपके। भुवन ने थाली वहीं छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर आ रुका। स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी और भुवन उसी ट्रेन में जाकर बैठ गया। जब सुबह हुई तो भुवन ट्रेन से उतरा, लेकिन उसके मन में उसकी बहन और बहन के गांव को लेकर एक सवाल था। उसे बहुत ही असमंजस की स्थिति लग रही थी। उसके साथ हुई घटना को वो स्वीकार करने को नहीं तैयार था। उसने सोचा कि एक बार वो फिर जाकर देखेगा कि जो रात को हुआ, उसने जो कुछ भी देखा, क्या वो सच था या उसका वहम। वो फिर अपनी बहन के घर के रास्ते की ओर चल दिया और रास्ते में उसने जो कुछ भी देखा, उसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसे ऐसा लगा मानो उसका कलेजा फट जाएगा। माधवपुर के घरों के आगे जैसे हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। हर जगह कंकाल बन चुके लोग रास्ते में जहां तहां मरे पड़े थे। पूरा गांव जानवरों के मृत शरीर और आदमियों के शरीर की सड़ांध से भरा हुआ था। अपनी नाक बंद किए हुए भुवन किसी तरह अपनी बहन के घर पहुंचा। उसने देखा कि रात को जो नींबू का पेड़ लहलहा रहा था, वो सूखा पड़ा था, लेकिन बरामदे में अभी भी वो थाली पड़ी हुई थी जिसमें उसकी बहन ने रात में रोटी परोसी थी। उसने ध्यान से देखा तो उस थाली में कंकड़ भरे हुए थे। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसे उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों के मृत शरीर मिले, डेड बॉडीज। सबकी आंखें गड्ढे में धंसी हुई थी। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सब के सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। अब जाकर भुवन को उसकी बहन की कही हुई बात का मतलब समझ आया। उसने सच में अपनी बहन के घर आने में बहुत देर कर दी थी।